क्लास में आपका स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने हाइगेंस के तरंग सिद्धांत से प्रावर्तन की व्याख्या देख ली थी और उसके बारे में हम डिटेल से पढ़ चुके थे। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे हाइगेंस के तरंग सिद्धांत से प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या। जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि हाइगेंस का तरंग सिद्धांत है वो प्रकाश की दो घटनाओं को समझाने में सफल रहा था, एक प्रावर्तन को और दूसरी अपवर्तन को। इन दोनों घटनाओं के अलावा प्रकाश के ऋजुरेखीय संचरण, प्रकाश के व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण को समझाने में हाइगेंस का तरंग सिद्धांत असफल रहा था। तो यहां पर हम बात करेंगे अपवर्तन की व्याख्या की हाइगेंस के तरंग सिद्धांत से, जो कि तरंगाग्र के कॉन्सेप्ट पर आधारित है। हाइगेंस क्या कहते हैं कि किसी भी प्रकाश स्रोत से प्रकाश उत्सर्जित होता है वो तरंगाग्र के रूप में उत्सर्जित होता है, और वही तरंगाग्र जब किसी अपवर्तक पृष्ठ पर आपतित होगा, अपवर्तक पृष्ठ मतलब हम अपवर्तन की घटना पढ़ रहे हैं तो पृष्ठ अपवर्तक पृष्ठ होगी, और अपवर्तक पृष्ठ पर आपतित होने के पश्चात जो घटना होगी वो अपवर्तन की घटना होगी, और उसको हम यहां पर समझेंगे। अपवर्तन की घटना के लिए डेरिवेशन को डिराइव करके देखेंगे। तो शुरू करते हैं। देखो, मान लेते हैं यहां पर ये एक अपवर्तक पृष्ठ है XY, यहां पे XY अपवर्तक पृष्ठ ले लेते हैं। अपवर्तक पृष्ठ के नीचे, क्योंकि प्रकाश का अपवर्तन होता है वहां पर प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, तो ये अपवर्तक पृष्ठ दो माध्यमों को पृथक कर रही है। नीचे वाला माध्यम मान लेते हैं सघन माध्यम है, और ऊपर वाला माध्यम मान लेते हैं विरल माध्यम है। चाहे आप इसका विपरीत भी ले सकते हो, उल्टा भी ले सकते हो। ऊपर वाला माध्यम है वो सघन माध्यम भी ले सकते हो और नीचे वाला विरल भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वो अपनी सहूलियत के हिसाब से हम रख लेंगे। जैसे आपको रखना है उस तरीके से आप कर सकते हो। ये वाला माध्यम कौन सा मान रहे हैं हम? सघन माध्यम, और सघन माध्यम और ऊपर वाला माध्यम मान लेते हैं हम विरल माध्यम। यहां पर लिख रहा हूं मैं इस साइड, ये हो जाएगा विरल माध्यम। अब देखो ध्यान से, ये विरल माध्यम है, इसका अपवर्तनांक हम मान लेते हैं n1, और सघन माध्यम का अपवर्तनांक कितना मान लेते हैं हम? n2। क्यों? क्योंकि दो पृष्ठकारी पृष्ठ द्वारा दो माध्यमों को अलग अलग कर दिया जाता है, तो और दोनों ही माध्यमों के अपवर्तनांक क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। अब यहां पर ये XY अपवर्तक पृष्ठ है। इस अपवर्तक पृष्ठ पर एक प्रकाश स्रोत से प्रकाश है वो तरंगाग्र के रूप में आपतित कराते हैं, क्योंकि अपवर्तन की घटना देखनी है। तो मान लेते हैं तरंगाग्र AB। कौन सा तरंगाग्र? समतल तरंगाग्र। इस तरीके से AB यहां से देखेंगे, वही जो प्रावर्तन की घटना में मैंने बताया था कि इस तरीके से हमें केवल एक लाइन दिखेगी। AB समतल तरंगाग्र को इस अपवर्तक पृष्ठ पर आपतित करते हैं। ठीक है, यहां पर मान लो इधर से प्रकाश किरण आ रही है और प्रकाश किरणों पे एक तरंगाग्र है AB, वो इस अपवर्तक पृष्ठ पर आपतित हो रहा है। यहां से ये B पॉइंट है इसका, और ये वाला A पॉइंट है। AB तरंगाग्र आपतित हो रहा है। इस बिंदु पर अभिलंब की स्थिति कौन सी होगी? ये वाला अभिलंब की स्थिति मान लेते हैं। अब ये AB तरंगाग्र है, तो तरंगाग्र के लंबवत खींची गई रेखाएं क्या कहलाती है? प्रकाश किरणें। तो इस तरंगाग्र के लंबवत प्रकाश किरणें कौन सी होंगी? ये एक प्रकाश किरण होगी जो इधर से आपतित होगी, और इसी के समांतर एक प्रकाश किरण इस साइड से जाएगी। ये दोनों समांतर प्रकाश किरणें हैं। ठीक है, इसको मान लेते हैं PA और इसको मान लेते हैं QB। ये QB दोनों प्रकाश किरण जो कि आपतित तरंगाग्र के क्या है? लंबवत होती है। अब ध्यान देना, यहां पे अपवर्तन की घटना हो रही है, क्योंकि अपवर्तन की व्याख्या करेंगे। और अपवर्तन का सिद्धांत क्या कहता है कि प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगा। तो बिल्कुल विरल माध्यम से कौन से माध्यम में प्रवेश करेगा? सघन माध्यम में। लेकिन यहां पे एक बात हो रही है, अपवर्तन की घटना में हमने पढ़ा था, लास्ट जो चैप्टर पढ़ा था उसमें अपवर्तन पढ़ा था, वहां पर मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब कोई प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसके वेग में परिवर्तन होता है। अगर माध्यम एक है तो वेग अपरिवर्तित रहेगा, चेंज नहीं होगा, जो कि प्रावर्तन की घटना में होता है। परंतु अपवर्तन की घटना में जैसे ही प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसका वेग क्या होता है? बदल जाता है। अब यहां पे मैं बदलना बोल रहा हूं, घटना और बढ़ना नहीं बोल रहा। घटेगा कब? जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन में प्रवेश करेगा तो प्रकाश के वेग में कमी आती है और प्रकाश किरण है वो अभिलंब की ओर झुक जाती है। क्लियर? दूसरा पॉइंट इसका जस्ट विपरीत, यदि प्रकाश सघन माध्यम से विरल में प्रवेश कर रहा है तो प्रकाश के वेग में वृद्धि होती है और प्रकाश किरण है वो अभिलंब से दूर हटती है। यह अपवर्तन की घटना में हम पढ़ चुके हैं, आप आई बटन में जाके अपवर्तन के बारे में देख सकते हैं। ठीक है, तो यहां से देखो, जब एक प्रकाश
किरण पुंज यहां से तरंगाग्र AB के रूप में आपतित होता है, तो आपतित तरंगाग्र द्वारा बना कोण कौन सा कोण कहलाता है? आपतन कोण। तो देखो आपतन कोण हमेशा ध्यान रखना अभिलंब के साथ प्रकाश किरण बनाएगी, तो आपतन तरंगाग्र या आपतित तरंगाग्र की जो प्रकाश किरण है ये रही, ये अभिलंब के साथ ये वाला कोण बना रही है, तो ये कौन सा कोण होगा? आपतन कोण I होगा। ये कोण I है तो ये वाला कोण कितना होगा? 90 माइनस I, और ये 90 माइनस I है तो ये वाला कोण कितना होगा? I होगा। क्लियर है? आपतित तरंगाग्र का कोण भी I हो गया और ये आपतित किरण का I कोण से, आपतन कोण से एक तरंगाग्र AB आपतित होता है, और अपवर्तक सतह पर आपतित होने के पश्चात जब ये दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगा, तो प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुकेगी। तो ये जो आपतित प्रकाश किरण है वो अभिलंब की ओर झुकती हुई इस तरीके से क्या हो जाएगी? अपवर्तित होगी। देख लेना, अभिलंब की ओर झुक रही है। क्लियर है? ये अभिलंब की ओर झुक गई, अब ये तो आगे बढ़ेगी, इस तरीके से आगे की ओर जाएगी, लेकिन ध्यान रखना तरंगाग्र AB का A सिरा तो अपवर्तक पृष्ठ पर आपतित हो गया, लेकिन B सिरा अभी तक आपतित नहीं हुआ है। तो जब A सिरे से प्रकाश का अपवर्तन होगा तब तक ये B सिरे से एक प्रकाश किरण सीधी जाती हुई, मतलब सीधी गति करती हुई इस तरीके से इस अपवर्तक पृष्ठ पर आपतित होगी, और ये इस तरीके से यहां पे आएगी। इसको थोड़ा सा सीधा देखना, इस तरीके से इस सतह पर ये वाली बिंदु C पर ये आपतित होती है। ये वाला बिंदु मान लेते हैं कौन सा है? C बिंदु पर। यहां पर बिंदु C पर अभिलंब की स्थिति कौन सी होगी? ये वाला अभिलंब होगा। क्लियर है? ये वाला अभिलंब है तो इसको मानते हैं M और N अभिलंब। ये वाला अभिलंब भी होगा तो इसको भी मान लेंगे ये M और ये N। क्लियर है? अब यहां पर जब प्रकाश किरण बिंदु B से C तक पहुंचती है तो बिंदु B से C तक पहुंचने में कितने वेग से गति करती है? v1 वेग से। क्यों? क्योंकि माध्यम दोनों अलग अलग है, तो दोनों माध्यमों में वेग भी क्या होंगे? अलग अलग। मान लेते हैं कि विरल माध्यम में प्रकाश का वेग कितना है? v1, और सघन माध्यम में प्रकाश का वेग कितना होगा? यहाँ पर वेग होगा वो v2 मान लेते हैं। तो v1 वेग से t समय में B से लेके C तक कितनी दूरी तय करेगी? है v1t। क्लियर है ना? देखो यहाँ पर BC इज इक्वल्स टू कितनी आ जाएगी? v1t, इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है? यहाँ पर क्यों? क्योंकि बिंदु t समय में, क्योंकि हम t समय के लिए अल्प समय के लिए निकालेंगे, तो v1 वेग से तय की गई दूरी होगी v1t। जब बिंदु B से एक प्रकाश किरण इधर C बिंदु तक दूरी तय करेगी, उतने समय में ये प्रकाश किरण बिंदु A से क्या होगी? अपवर्तित होगी, और अपवर्तित होकर दूसरे माध्यम में जाएगी, सघन माध्यम में, वो अभिलंब की ओर झुकती हुई जाएगी। जब अभिलंब की ओर झुकती हुई जाएगी तो t समय में ये कितनी दूरी तय करेगी? क्या ये भी v1t दूरी तय करेगी? नहीं, गलत। जब परावर्तन की घटना होती है तो परावर्तन की घटना में किरण बराबर वेग से बराबर दूरी तय करती है, क्योंकि माध्यम एक होने से वेग में परिवर्तन नहीं होता है। परंतु यहां पर दोनों माध्यम परिवर्तित होने के कारण वेग क्या होता है? बदल जाता है, और दूसरे माध्यम में वेग कितना है? v2। तो t समय में दूसरे माध्यम में v2 वेग से कितनी दूरी तय करेगी? v2t। अब ध्यान देना, जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश कर जाती है तो वेग में कमी आती है। जब वेग घटेगा तो दूरी में भी क्या होगी? कमी। बिल्कुल सीधी सी बात है। तो हम क्या करेंगे? एक रैंडम v2t दूरी का बिंदु A से एक यहां पर चाप कट कर देंगे, जो कि इस लंबाई से क्या होगा? कम होगा। तो ये यहां पर एक चाप मैंने कट कर दिया, और ये बिंदु कितना है? D बिंदु मान लेते हैं। क्लियर है? तो यहां पर AD इज इक्वल्स टू कितनी आ रही है? दूसरे माध्यम में v2t। ये वाली तो है विरल माध्यम में दूरी, ये तो है विरल माध्यम में, और ये वाली दूरी होगी वो कौन से माध्यम में है? सघन माध्यम में। क्लियर है? दोनों दूरियां आपको पता चल गई कि किस तरीके से निकालते हैं। विरल माध्यम में BC हो जाएगी v1t, और सघन माध्यम में हो जाएगी AD, हो जाएगी वो v2t। क्यों? क्योंकि समान समयांतराल में वेग बदलने के कारण दूरी भी क्या होगी? बदल जाएगी। अब क्या करेंगे यहां से? अब बिंदु C व D को मिला देते हैं। तो बिंदु C व D को ऐसे मिलाने पर ये वाला जो तरंगाग्र है CD, वो कौन सा तरंगाग्र प्राप्त होगा हमें? अपवर्तित तरंगाग्र। तो यहां पर AB है, वो कौन सा तरंगाग्र है? AB तो है आपतित तरंगाग्र, और CD कौन सा है?
अपवर्तित तरंगागर, ये तरंगागर बन गया। ये कोण कितने डिग्री का है यहाँ पे 90, क्यों? क्योंकि ये आपतित किरण है वो तरंगागर की क्या होती है लंबवत होती है। और यहां पर भी देखो ये प्रकाश किरण अपवर्तित किरण है, तो इस तरंगागर के भी ये अपवर्तित किरण इधर जाएगी, वो क्या होगी ये मान लेते हैं R मान लेते हैं इस बिंदु से। और यही अब यहां से भी देखो ये प्रकाश किरण है, तो इसका अपवर्तन तो यहां से हो गया, लेकिन इसका अपवर्तन t समय पश्चात होगा, तो t समय पश्चात ये भी विरल माध्यम से सघन में आएगी, तो अभिलंब की ओर झुकेगी। अब अभिलंब की ओर झुकेगी तो इधर जाएगी। अब ध्यान रखना ये वाली किरण और ये अपवर्तित किरण दोनों समांतर दिखनी चाहिए, तो स्केल से इसको भी इतनी ही दूरी पर झुकाकर इस तरीके से करना S। क्लियर है? ये दोनों समांतर दिखने भी चाहिए, जैसे ये दोनों समांतर है, ये दोनों समांतर है, वो आपतित तरंगागर के लंबवत हैं दोनों ही किनारों पर, और ये CD है वो अपवर्तित तरंगागर के दोनों ही किनारों पर क्या है लंबवत दूरी है dr, और ये CS। क्लियर है? अब ध्यान देना ये वाला तरंगागर है वो कौन सा तरंगागर है, मैं यहां पे लिख रहा हूं, देखो यहां पे लिख देते हैं। जो AB तरंगागर है वो तो है आपतित तरंगागर, और जो CD तरंगागर है वो कौन सा है अपवर्तित तरंगागर। दोनों तरंगागर आ गए। अब ध्यान से देखना ये है अपवर्तित तरंगागर और ये है इसकी प्रकाश किरण। तो अपवर्तित तरंगागर पे भी ये प्रकाश किरण कितनी दूरी कितने डिग्री का कोण बनाएगी 90 डिग्री का कोण बनाएगी, और ये वाली जो दूरी होगी वो कौन सी होगी V2T होगी। तो इस प्रकार ये अपवर्तन की घटना होती है, और अपवर्तन की घटना का डायग्राम इस तरीके से प्राप्त होगा। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पर भी आपको थोड़ा सा डाउट है तो आप प्लीज वीडियो को रिवाइंड करके कम से कम 2-3 मिनट के लिए इस डायग्राम की प्रोसेस देखिए, मैंने किस तरीके से बनाया, फिर से आपको देखिए समझ में आएगा। और भी अगर कोई क्यूरियो नहीं समझ में आएगा तो कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब यहां पर देखो हमने दो दूरियां ले ली, BC V1T और AD V2T। दो दूरियां हैं हमारे पास, और कोई भी इंफॉर्मेशन यहां से नहीं है। एक इंफॉर्मेशन ये पता लगी ये कोण 90 होगा, ये वाला कोण भी कितना होगा 90 डिग्री होगा, क्योंकि दोनों ही यहां पे तरंगागर के क्या है लंबवत प्रकाश किरणें हैं। क्लियर? अब हम बात कर रहे हैं अपवर्तन की घटना की। तो जैसे ही अपवर्तन नाम सुनते हैं हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए कि हमें अपवर्तन के नियम का क्या करना है प्रूव करना है। तो अपवर्तन के नियम को प्रूव करने के लिए अपवर्तन का नियम कौन सा है स्नेल का नियम, और स्नेल का नियम क्या कहता है sin I अपॉन sin R इज इक्वल्स टू म्यू अपवर्तन के बराबर। हमें एक तो sin I चाहिए और एक sin R चाहिए। तो अब देखना यहां पे ये तो है आपतित प्रकाश किरण द्वारा। अब यहां पर जो अपवर्तन कोण बनेगा वो कौन से कोण द्वारा बनेगा, ये कोण I है, तो ये वाला कोण कितना होगा R, ये वाला क्योंकि आपतित किरण अपवर्तन कोण, ये कोण R होगा, तो ये देखो इसके समांतर है, तो ये वाला कोण भी कितना होगा R, ये कोण R होगा, तो ये वाला कितना होगा यहां से ये हो जाएगा 90 माइनस R। क्यों? क्योंकि ये आप अपवर्तित तरंगागर इस प्रकाश किरण के लंबवत होता है, तो ये वाला कितना हो जाएगा ये वाला भी R हो जाएगा। तो देखो आपतित तरंगागर का कोण है I और अपवर्तित तरंगागर का कोण है R। इन दोनों के साइन मान का अनुपात हमें याद करना है, और वो हम निकालेंगे, और वो डिराइव करके अगर हम अपवर्तन के नियम को सिद्ध कर सकते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि हाइगन्स का तरंग सिद्धांत प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या करता है। तो यहां से चलते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे किसके लिए साइन I के लिए। तो I कौन से त्रिभुज में मिलेगा हमें, I मिलेगा इस ऊपर वाले त्रिभुज में, त्रिभुज ABC। तो यहां पे देखो त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में साइन I इज इक्वल्स टू, साइन क्या होता है लाल बटे कक्का, यही होता है ना, LAL बटे में KKE, तो इसका मतलब है लंब बटे करण। तो साइन I बराबर लंब बटे करण। अब देखो कोण ये रहा इस त्रिभुज में, तो कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है लंब। हमेशा बताया हुआ है कि ये आपको पता भी होना चाहिए कि कोण के सामने वाली भुजा लंब होगी, तो लंब की वैल्यू कितनी है BC। तो यहां से ऊपर देखो लाल बटे कक्का में, तो ये हो जाएगी BC अपॉन में करण। ये लंब है तो ये क्या हो जाएगा आधार, और ये बच गया वो क्या हो जाएगा करण। तो करण कितना है AC, तो BC अपॉन में AC। समीकरण नंबर मान लो इसको sin I, ये sin I बराबर BC अपॉन AC, समीकरण 3। अब हम कौन से त्रिभुज में देखेंगे, ये तो sin R की वैल्यू होगी। अब आएंगे sin I की वैल्यू होगी अब sin R पे, तो R हमें मिलेगा इस त्रिभुज में, नीचे वाले में, त्रिभुज ADC, त्रिभुज ADC में। तो इसमें लेंगे तो वही sin R इज इक्वल्स टू कोण के सामने वाली भुजा लंब AD,
अपॉन में करंट कितना आ जाएगा AC, तो ये हो जाएगा AD अपॉन में AC, समीकरण नंबर 4। क्लियर है, ये आ गया। अब हम क्या करें, हमें अपवर्तन का नियम प्रूफ करना है, तो समीकरण 3 में समीकरण 4 का क्या दे दें, भाग दे दें, क्योंकि अपवर्तन का नियम sin i अपॉन sin r ही तो होता है। तो यहां पर देखो sin i ये रहा और ये sin r है, तो समीकरण 3 भाग 4 से, समीकरण 3 में 4 का भाग देंगे, तो इसमें भाग देंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें ये मिलेगा, स्टेप आएगी हमारी sin i अपॉन sin r इज इक्वल्स टू BC अपॉन AC, तो ये लो BC अपॉन AC अपॉन में AD अपॉन AC, तो ये हो जाएगी AD अपॉन में AC। अब देखो डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर AC से AC कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा BC अपॉन AD, तो ये बन के आएगा हमारा sin i अपॉन में sin r इज इक्वल्स टू BC अपॉन में AD। अब देखो BC और AD की वैल्यू समीकरण 1 और समीकरण 2 से हम वहां पे पुट कर देंगे। BC की वैल्यू है V1t और AD की वैल्यू है V2t, तो यहां पर लिख देंगे V1t अपॉन में V2t, t से t कैंसिल, तो sin i अपॉन sin r कितना आ रहा है, sin i अपॉन sin r इज इक्वल्स टू होगा V1 अपॉन में V2। क्या ये अपवर्तन का नियम है, नहीं है। अपवर्तन का नियम, स्नेल का नियम क्या कहता है, sin i अपॉन sin r इज इक्वल्स टू म्यू, और म्यू क्या होता है, जिस माध्यम में प्रकाश किरण प्रवेश करती है उसका अपवर्तनांक बटे में जिस माध्यम से आती है उसका अपवर्तनांक, मतलब कौन से में प्रवेश कर रही है, N2 में, तो N2 बटे N1, ना कि V1 बटे V2। तो इसको हमें रिप्लेस करना पड़ेगा अपवर्तनांक की टर्म्स में। अगर अपवर्तनांक की टर्म्स में बना लेंगे तो हम क्या कह सकते हैं, अपवर्तन के नियम की व्याख्या करता है। क्लियर है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। इसकी नेक्स्ट स्टेप होगी वो देखते हैं। अब देखो हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, स्टार्टिंग में बताया था मैंने कि अपवर्तनांक की परिभाषा क्या होती है। अपवर्तनांक की परिभाषा होती है माध्यम, निर्वात में प्रकाश का वेग बटे में माध्यम में प्रकाश का वेग, चूंकि अपवर्तनांक, अब देखो अपवर्तनांक ये होता है म्यू बराबर क्या होता है, म्यू एन, या अपवर्तनांक एन बराबर होता है C अपॉन V, होता है ना, कि निर्वात में प्रकाश का वेग बटे में माध्यम में प्रकाश का वेग। तो यहां पर देखो ये तो कांस्टेंट है, तो अपवर्तनांक वेग की क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि अपवर्तनांक समानुपाती है v वेग के, एक व्युत्क्रमानुपाती है वेग के, सॉरी, ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती आएगा। अब यहां पर तो अब पहले माध्यम का देखें तो माध्यम 1 के लिए, तो माध्यम 1 के लिए कितना हो जाएगा, N1 समानुपाती है 1 अपॉन V1, या फिर इसको इधर लाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, V1 समानुपाती होगा 1 अपॉन N1, एक ही बात है, V1 को ऊपर ले आएंगे, N1 उधर चला जाएगा। फिर माध्यम 2 की बात करें तो माध्यम 2 के लिए क्या हो जाएगा, N2 समानुपाती 1 अपॉन V2, और इसको लेंगे तो V2 समानुपाती होगा 1 अपॉन N2। क्लियर है, क्योंकि वेग होता है वो अपवर्तनांक क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती, इस रूल से। ये वाला जो अपवर्तनांक का पहला फॉर्मूला बताया था मैंने आपको रे ऑप्टिक्स में। अब हम क्या करेंगे, वैल्यूज पुट कर देंगे, तो V1 की जगह ये रही 1 अपॉन N1 और V2 की जगह क्या आ जाएगी 1 अपॉन N2। अगर यहाँ पे कांस्टेंट को हटाएंगे तो C आएगा, एक ही बात है, और C से C क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो V1 अपॉन, तो यहां से हम लिख देंगे चूंकि V1 अपॉन V2 बराबर ये इसके व्युत्क्रमानुपाती है, तो देखो V1 है तो नीचे क्या आ जाएगा N1, और V2 है यहाँ पे तो नीचे क्या आ जाएगा N2, तो ये कितना हो जाएगा V1 अपॉन V2 इज इक्वल्स टू N2 अपॉन N1, ये बन के आएगा। देख लेना आप, इसको समीकरण नंबर 5 दे दो और इसको समीकरण नंबर 6 दे दो। आप करोगे ना, अगर यहाँ पे आप C भी लोगे कि C इक्वल करके C भी ले रहे हैं, कि इक्वल करके हमने C ले लिया और इसको भी इक्वल करके C ले लिया, तो देखना C से C कैंसिल हो जाएगा और N2 अपॉन N1 आ जाएगा। तो समीकरण 5 व 6 से, समीकरण 5 व 6 से, अब समीकरण 5 व 6 से हम करेंगे तो देखो V1 अपॉन V2 की जगह हम क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं, N2 अपॉन N1, तो कितना हो जाएगा sin i अपॉन में sin r इज इक्वल्स टू N2 अपॉन N1, और N2 अपॉन N1 कौन से माध्यम का अपवर्तनांक है, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले के सापेक्ष, जिसे हम क्या बोलते हैं, अपवर्तनांक। तो ये हो जाएगा sin i अपॉन में sin r इज इक्वल्स टू म्यू, और यही किसका नियम है, स्नेल्स लॉ। किसका नियम आ जाएगा, स्नेल का नियम, और यही अपवर्तन का नियम है। तो हम कह सकते हैं कि प्रकाश
कि अपवर्तन की व्याख्या हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के आधार पर की जा सकती है। तो ये तो पहला नियम डिराइव हो गया यहां से ये अपवर्तन की व्याख्या का। क्या दूसरे नियम की भी व्याख्या करता है? बिल्कुल देखते हैं। अपवर्तन का दूसरा नियम क्या कहता है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। माध्यम अलग अलग होंगे लेकिन तल एक होगा। तो यहां पर किरण की जगह क्या वर्ड यूज करेंगे? तरंगाग्र। तो आपतित तरंगाग्र, अपवर्तित तरंगाग्र और अभिलंब तीनों एक ही तल में। देखो बोर्ड पे बन रहे हैं ना, ऐसे थोड़ी कि बोर्ड के बाहर कैसे आ रहा है, नहीं आ रहा ना, एक ही तल में। तो अपवर्तन का दूसरा नियम भी लागू होता है। तो इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं कि हाइगेंस के तरंग सिद्धांत से अपवर्तन की व्याख्या की जा सकती है। एक सेकंड के लिए आप यहाँ पे इसको डेरिवेशन, ये पूरा डिराइव किया है मैंने, डेरिवेशन इसको देख लीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। यहां से देखते हैं इसको आगे। तो आपने देख लिया होगा ये डेरिवेशन किस तरीके से डिराइव करते हैं। इस डेरिवेशन में थोड़ा सा मैं आपको आगे और लेके चलता हूं कि किस तरीके से हम करेंगे। तो देखना आपके पास दो समीकरण आई है, मैं यहां से इसको रफ करता हूं। हमारे पास दो इक्वेशन आई है। एक इक्वेशन है ये वाली, sin i अपॉन sin r इज इक्वल्स टू v1 अपॉन v2। सपोज दैट हमें किसी न्यूमेरिकल में इन चारों में से i आपतन कोण, अपवर्तन कोण और पहले माध्यम में वेग और दूसरे माध्यम में वेग में कोई भी तीन वैल्यू गिवन हो तो चौथी वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? समीकरण 5 से बात करें तो देखो समीकरण 5 को हम कैसे बना सकते हैं। समीकरण 5 को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो v2 इधर गुणा हो जाएगा, v1 इधर गुणा होकर क्या बनेगा? v2 sin i इज इक्वल्स टू v1 sin r। ये वाला फॉर्मूला भी डिराइव होता है इसके बाद में। अब यहां पर कई बार सिचुएशन ऐसे आती है कि आपतन कोण का मान बहुत ही अल्प होता है। यदि i का मान अति अल्प हो तो अति अल्प होने पर यदि i अति अल्प हो तो अब i का मान अति अल्प होगा तो ये कम है तो r भी झुकेगा तो r तो अपने आप कम हो जाएगा। अतः r भी अल्प होगा और r भी अल्प होगा तो इस कंडीशन में sin i और sin r का मान लगभग किसके बराबर होगा? i के और r के। तो sin i लगभग बराबर होगा i के और sin r लगभग बराबर होगा r के। तो यहां पर वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा? आता है v2 इंटू में i बराबर होगा v1 इंटू में r। ये वैल्यू भी आती है। और इसी प्रकार अगर हम डिराइव करना चाहें तो इससे भी कर सकते हैं, यहां से इसको मल्टीप्लाई करके। देखो मैं यहां से इसको भी बता देता हूं कि किस तरीके से करेंगे। जैसे हम बात करें इसकी अपवर्तनांक के संबंध में कि अपवर्तनांक के संबंध में हम कैसे लेंगे तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई यहां से भी करेंगे तो ये क्या बनेगा? n1 sin i इज इक्वल्स टू n2 sin r। और यहां पर भी ये i और r का मान अति अल्प होगा तो ये क्या बन के आएगा? ये n1 इंटू में i इज इक्वल्स टू n2 इंटू में r। याद करो ये वाली लाइन मैंने आपको रे ऑप्टिक्स में भी बताई थी। जब हम गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन कर रहे थे, गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन का फॉर्मूला डिराइव करा रहा था मैं आपको, तो उस फॉर्मूले में ये वाला हमने लिखा था और वहां पे मैंने आपको बताया था n2 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u इज इक्वल्स टू n2 माइनस n1 अपॉन r। ये वाला फॉर्मूला देखो, इसी फॉर्मूले से ये वाला गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन डिराइव हो गया था। n2 अपॉन v ये भी बताया था कि जिस माध्यम में प्रकाश प्रवेश कर रहा है उसका अपवर्तनांक और उसकी दूरी का अनुपात, जिससे आ रहा है उसका अपवर्तनांक और उसकी दूरी का अनुपात। तो n2 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u इज इक्वल्स टू n2 माइनस n1 अपॉन में r। ये गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन का फॉर्मूला मैंने डिराइव करके बताया था। ये वाला भी अगर आपको वीडियो देखना है तो आप आई बटन में जाइए, यहां से आपको आई बटन दिख रहा होगा ऊपर, वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप डायरेक्ट जाके इसको देख सकते हैं और एंजॉय कीजिए अपने वीडियो को। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि ये प्रकाश का अपवर्तन की व्याख्या है वो हाइगेंस के तरंग सिद्धांत से कैसे करते हैं। परावर्तन की व्याख्या इससे पहले वाले लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूं। आज के लिए हम बस ये एक डेरिवेशन देखते हैं, इसी को आप ढंग से पढ़ लीजिए, तैयार कर लीजिए। तब तक के लिए वीडियो को एंजॉय कीजिए, अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कीजिए, देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।